आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 23 सितंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। गजा सिटी में इस्राएली टैंकों की भारी घुसपैठ, धमाकों और शहीदों का सिलसिला जारी। हमास ने ताल अल हवा में इस्राएली टैंक को रॉकेट से निशाना बनाने का किया दावा। अमेरिका का नया प्लान, गजा में भेजी जा सकती है अरब और मुस्लिम ममालिक की फौजें। इसराइल ने जॉर्डन से आने वाला एक लौता रास्ता किया बंद। गजा में मदद का सामान अब कैसे पहुंचेगा, ये बड़ा सवाल। ग्लोबल फ्लोटिला को रोकेगा इसराइल, मगर मदद और इंसानियत का सफर समंदर में अब भी जारी। न्यूयॉर्क में ट्रंप का काफिला निकला और फ्रांस के सदर एमनुअल मैक्रों को पैदल कर गया। फिर मैक्रों ने कर दिया बड़ा ऐलान। ईरान ने कहा मिसाइल ताकत नहीं घटाई जाएगी, सिक्योरिटी से नहीं होगा कोई समझौता। रूस ने लगाया बड़ा इल्जाम, मोल्दोवा पर कब्जा करने की तैयारी में है ईयू और नेटो। और स्वीडन में एक बड़ी मस्जिद में लगी आग, जांच शुरू। ये तो बस कुछ हेडलाइंस थी, खबरें इनसे और ज्यादा हैं। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। गजा सिटी में इस्राएली टैंक गहराई तक घुस गए हैं। धमाके, गोलीबारी और शहीदों का ढेर लग गया है। इस्राएली फौज ने पिछले 24 घंटों में गजा सिटी के कई इलाकों में टैंक उतार दिए। बीच कैंप और इस्लामिक यूनिवर्सिटी के करीब भी टैंक घुस चुके हैं। चारों तरफ गोलीबारी, धमाकों और गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं। गजा सिटी अब पूरी तरह जंग का मैदान बन चुकी है। लाखों लोग पहले ही घर छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी लाखों फंसे पड़े हैं। ताज़ा आंकड़े क्या कहते हैं? गजा की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बताती है कि सिर्फ पिछले 24 घंटे में 50 के करीब फलस्तीनी शहीद हुए, 190 जख्मी हुए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 65,000 से ज़्यादा फलस्तीनी इसराइली हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इसराइल को सिर्फ अपने जस्टिफिकेशन की फिक्र है। गजा में मरते इंसानों पर कोई शर्म नहीं। उधर हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने दावा किया है कि उन्होंने ताल अल हवा मोहल्ले में एक इसराइली टैंक को अल यासीन 105 रॉकेट से निशाना बनाया। इसके अलावा कोई और इत्तला नहीं है, इसलिए इस खबर को आगे नहीं बढ़ा रहे। लेकिन इसराइल गजा सिटी को पूरी तरह कब्जे में लेने पर तुला है। सारा आलम देख रहा है कि ये जंग एक शहर नहीं बल्कि इंसानियत को तबाह कर रही है। सवाल ये है कि ये खून खराबा आखिर कहाँ जाकर रुकेगा? गजा सिटी में टैंकों की गड़गड़ाहट गूंज रही है और आज़ाद रियासत के तमाशे के बीच गजा में मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसराइल की फौज मंगल को गजा सिटी के सबसे आबाद इलाकों की तरफ और ज़्यादा गहराई में घुस गई। ठीक उसी वक्त जब दुनिया भर के लीडर यूएन में बैठकर एक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का जश्न मना रहे थे। मगर गजा के लोगों के लिए ये जश्न बस एक तंज है, क्योंकि उनके सिर पर मौत का साया अब भी पहले जैसा ही मंडरा रहा है। वहां कुछ नहीं बदला। करीब 2 साल की जंग के बाद ये डिप्लोमेटिक शिफ्ट आया है जो यूएन में चल रहा है, मगर इसराइल और उसका करीबी दोस्त अमेरिका अब भी इसे मानने को तैयार नहीं है। वो फ़लस्तीनी रियासत के वजूद से इनकार करते हैं और नतीजा ये है कि गजा के चौराहों पर अब भी टैंक खड़े हैं, तोपें गरज रही हैं और मकान मलबे में बदल रहे हैं। गजा की आवाम की सदा आप तक पहुंचनी चाहिए। मैं उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, हर रोज़ करता हूं, अभी भी पहुंचा रहा हूं। हुदा नाम की एक औरत की दास्तान है, सुन लीजिए, जो 2 बच्चों की माँ है। रॉयटर्स को चैट ऐप के ज़रिए बताती हैं। रॉयटर्स की खबर में आपको उनकी नीचे खबर मिल जाएगी। तो वो हुदा जो है, एक फ़लस्तीनी औरत, वो रॉयटर्स को बताती हैं ऐप के ज़रिए चैट करके कि हम मजबूत नहीं, मजबूर हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम दक्खन यानी साउथ की तरफ भाग जाएं, और अगर जाएं भी तो कौन गारंटी देगा कि इसराइली वहाँ बम नहीं गिराएंगे? इसलिए हम यहीं बैठे हैं। वहाँ भी गिर रहे हैं, यहाँ भी गिर रहे हैं। हुदा की आवाज़ में खौफ साफ झलकता है। वो कहती हैं, बच्चे हर धमाके की आवाज़ से कांपते हैं, हम भी कांपते हैं। वो एक ऐसे शहर को मिटा रहे हैं जो हज़ारों साल पुराना है, और दुनिया एक ऐसी रियासत का जश्न मना रही है जो हमारी मौत नहीं रोक पा रही। नतीजा ये है दोस्तों कि गजा के मलबे और लाशों के बीच ये सवाल गूंजता है कि क्या एक सिंबॉलिक रियासत ही इंसाफ का पैमाना है, या फिर ये भी एक और नकाब है ताकि इसराइल की जंग और लंबी खींची जाए? क्या यही वजह है? जिन्होंने आज सुबह से खबरें नहीं देखी उन्हें बता दूं कि अब फ्रांस ने और उसके अलावा कई और ममालिक ने भी फ़लस्तीन को एज़ आ रियासत तस्लीम कर लिया है। अब ये खबरें उनकी बात की है। फ़लस्तीन को यूएन में तस्लीम किया जा रहा है, वहाँ एक काम चल रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप आज अमन का नया नुस्खा पेश करने वाले हैं, कहा जा रहा है। इसके तहत गजा का आगे का नक्शा अब वॉशिंगटन के हाथ में होगा। प्लान यह भी है कि अरब और मुस्लिम ममालिक के फौजी गजा में तैनात किए जाएंगे। अरब और मुस्लिम ममालिक के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क में यूएन के स्टेज पर अरब और मुसलमान हुक्मरानों को एक ताज़ा गवर्नेंस प्लान पेश करने वाले हैं। मकसद है गजा में जंग का खात्मा और उसके बाद की हुकूमत का नक्शा। मगर असलियत यह है कि इसराइल अब भी गजा पर बम बरसा रहा है और लाशों की गिनती 65,000 से ऊपर जा चुकी है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप सऊदी अरब, कतर, यूएई, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मिस्र के लीडरों से मुलाकात करेंगे और इस मीटिंग में अमेरिका की तरफ से शर्तें रखी जाएंगी और वो शर्तें ये होंगी। पहली शर्त, इसराइली फौज की गजा से वापसी, होस्टेजेस और कैदियों की रिहाई और एक नई हुकूमत का ढांचा, एक फ्रेमवर्क जिसमें हमास का कोई दखल ना हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लान में फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गजा में रोल देने की बात भी है, जो इसराइल को पसंद नहीं। द न्यू अरब की 23 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि अरब और मुसलमान ममालिक अपने फौजी दस्ते गजा भेजें ताकि इसराइल बाहर निकल सके। साथ ही गजा की ट्रांजिशनल हुकूमत और तबाही से उजड़े शहर की तामीर के लिए फंड भी उन्हीं ममालिक से मांगा जाएगा। मतलब अमेरिका के दिए हथियारों और बमों से तबाही मचाए इसराइल और गजा को दोबारा बसाएं मुस्लिम ममालिक। लफ्ज़ों के पीछे की हकीकत समझिए दोस्तों। ट्रंप का ये प्लान सुनने में अमन का नुस्खा लगता है, मगर गजा की आवाम पूछ रही है, क्या हमारी तकदीर भी वॉशिंगटन और तेल अवीव की टेबल पर लिखी जाएगी? क्या हमारी तबाही की मरम्मत भी दूसरों की शर्तों पर होगी? दोस्तों, फिलहाल गजा की सड़कों पर आज भी धुआं और खून है और यूएन के हॉल में बैठकर पोस्ट वॉर प्लान यानी जंग के बाद का प्लान क्या होगा, इसकी बातें हो रही हैं। सवाल ये है कि क्या ये अमन का असल नक्शा है या बस जंग को नए नाम से आगे बढ़ाने की तैयारी है? आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। अब गजा की सांसों पर भी ताला डल गया है। इसराइल ने जॉर्डन से आने वाला एक लौता रास्ता भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब मदद कहां से आएगी, सवाल ये उपज रहा है। गजा की तबाही और भूख से जूझते लोग अब और गहरी मुसीबत में आ गए हैं। इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि बुध से एलन-बी क्रॉसिंग, जो वेस्ट बैंक और जॉर्डन के दरमियान एक लौता रास्ता है, वो नामालूम वक्त तक के लिए बंद रहेगा। कोई नहीं जानता कब खुलेगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी फॉर बॉर्डर्स एंड क्रॉसिंग ने यह कहा है कि यह फैसला अचानक सुनाया गया। वजह साफ नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दफ्तर और इसराइली एयरपोर्ट अथॉरिटी जो इस रास्ते को चलाती है, आज दोनों ही इसराइल में त्यौहार की छुट्टी के बहाने चुप हैं। सवालात जो मैं पूछना चाहता हूं वो ये हैं कि क्या ये पब्लिक हॉलिडे है या ब्लॉकेट का नया चैप्टर? क्या जॉर्डन से आने वाली मदद और ज़रूरी सामान का दरवाज़ा अब पूरी तरह और मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा? और क्या गजा की आवाम की आखिरी उम्मीद भी ताले में जकड़ दी जाएगी? अब इस फैसले का नतीजा क्या होगा दोस्तों, वो भी समझ लीजिए। गजा के बच्चे पहले ही दूध और दवा को तरस रहे हैं और अब जब जॉर्डन से आने वाली मदद का रास्ता भी बंद होने जा रहा है, तो ये सिर्फ क्रॉसिंग क्लोजर नहीं है, बल्कि ज़िंदगी की नब्ज़ पर एक और वार है। ये गजा की ज़रूरतों और रोटी पर एक और हमला है। गजा जाने वाले जहाज़ों पर इसराइल का पहरा लग गया है और फ्लोटिला को भी उसने दुश्मन बना दिया है। गजा की तरफ मदद लेकर निकलने वाले जहाज़ों के काफिला जिसे ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला कहा जा रहा है, अब इसराइल के निशाने पर है। इसराइल ने साफ कह दिया है कि उसकी नेवी की नाकेबंदी तोड़ने की इजाज़त किसी को भी नहीं मिलेगी। इसराइल की दलील है कि ये जहाज़ जंग के मैदान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हमास इन जहाज़ों के पीछे है। अगर मदद ही, इसराइल कहता है, अगर मदद ही मकसद है तो एश्केलॉन, इसराइल के कब्जे वाले एश्केलॉन बंदरगाह पर मदद का सामान उतारो, हम उसे गजा पहुंचा देंगे। मगर हकीकत क्या है? ये वही इसराइल है जो 18 साल से गजा को घेर कर बैठा है और जब दुनिया भर से इंसानियत की आवाज़ें उठी तो उसे भी हमास का एजेंडा करार दे दिया गया। ट्यूनीशिया से चला ये काफिला सिर्फ राशन और दवाइयाँ ही नहीं, बल्कि एक पुकार भी लेकर निकला है। इसमें मशहूर मुखालिफीन नाकेबंदी शामिल हैं, यहाँ तक कि स्वीडन की
क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी इसमें शामिल हैं। उनका कहना है ये समंदर सिर्फ लहरों से भरा नहीं है बल्कि गजा की कैद तोड़ने की जद्दोजहद का रास्ता भी है। इसराइल कहता है मदद अश्कलोन से जाएगी, मगर गजा वाले पूछते हैं फिर हमारी आज़ादी किस बंदरगाह से आएगी। इसराइल गजा के लिए समंदर से आ रहे मदद के काफिले को रोकना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ मुश्किलों की लहरों पर हौसलों का सफ़र जारी है। गजा उनकी मंजिल है और मंजिल उन्हें नजर आ रही है। इसराइल की धमकियां और समंदर की तूफानी लहरों के बावजूद मगरेब समुद्र फ्लोटिला ने ऐलान कर दिया है कि उनका सफ़र रुकेगा नहीं। मंजिल गजा है और गजा ही उनकी नज़र में है। ताज़ा खबर के मुताबिक लीबिया का एक जहाज़ उमर अल मुख्तार भी दवाइयाँ, टेंट और मेडिकल स्टाफ लेकर गजा की तरफ रवाना हो गया है। काफिला कह रहा है ये सिर्फ मदद नहीं, ये इंसानियत का सफ़र है। दोस्तों, एक तरफ इसराइल का नाकेबंदी का शिकंजा है, दूसरी तरफ इन जहाज़ों का हौसला है। मुश्किलों की लहरें चाहे जितनी ऊंची हों, मगर सफ़र चल रहा है और गजा उनकी मंजिल है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर फ्रांसीसी सदर एमनुअल मैक्रों को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ट्रंप का काफिला निकला तो फ्रांसीसी सदर पैदल निकल पड़े, कार से उतार दिए गए। यूएन से निकलते ही न्यूयॉर्क में एक अजीब मंजर देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप का काफिला गुजरा, पीछे धूल और ट्रैफिक छोड़ गया और फ्रांस के सदर एमनुअल मैक्रों को अपने ही मुल्क की एम्बेसी तक पहुंचने के लिए कार छोड़कर पैदल निकलना पड़ा। वजह यह थी कि न्यूयॉर्क की पुलिस ने ट्रंप के काफिले की वजह से उनकी कार, मैक्रों की कार, आगे नहीं जाने दी। बाद में एमनुअल मैक्रों ने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन लगाया और बड़े मजाकिया लहजे में कहा, मिस्टर ट्रंप, अगली बार ज़रा रास्ता साफ कर दीजिएगा। किसी को ये शर्मिंदगी लगी, किसी ने इसे फ्रेंच एलिगेंस बताकर हंसी में टाल दिया, मगर असली ड्रामा तब हुआ जब फ्रांस के सदर ने पैदल पहुंचकर ऐलान किया, फ़लस्तीन अब एक मुकम्मल रियासत है और हम इसे तस्लीम करते हैं। ट्रंप के काफिले ने मैक्रों को साइडलाइन किया, मगर एमनुअल मैक्रों ने अपने ऐलान से इसराइल और अमेरिका को साइडलाइन कर दिया। बात ईरान की। ईरान ने साफ कर दिया है कि ना मिसाइल ताकत घटाई जाएगी, ना सिक्योरिटी से समझौता होगा। ईरानी हुकूमत की स्पोक्स वुमेन फातिमा मोहजरानी ने कहा कि मिसाइल क़ुव्वतों को बढ़ाने पर किसी भी मुल्क से कोई मंजूरी नहीं ली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार डिप्लोमेसी के हर मौके का इस्तेमाल करती रहेगी ताकि आवाम के हक हासिल किए जा सकें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई आज रात टेलीविज़न पर लाइव मुल्क से खिताब करेंगे। ये तकरीर सेक्रेट डिफेंस वीक के मौके पर हो रही है, जो 1980 से 1988 की ईरान इराक जंग की बरसी के साथ साथ नए स्कूल ईयर की शुरुआत भी है। उम्मीद है कि खामेनेई अपनी स्पीच में नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर चर्चा करेंगे। उनका पैगाम कई सरकारी टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। उसमें अगर कोई अहम बात हुई तो हम आपको ज़रूर उससे रूबरू करवाएंगे अगले वीडियो में। रूस की खुफिया एजेंसी एसवीआर ने एक बार फिर वेस्ट पर सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं। उनका कहना है कि यूरोपीय यूनियन और नेटो मिलकर मालदोवा, एक अलग कंट्री है यूरोप में, मालदोवा पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। इल्ज़ाम ये भी लगाया गया कि यूक्रेन के ओडेसा इलाके में नेटो का टास्क फोर्स तैनात की जाएगी, नाटो की, ताकि ट्रांसनिस्ट्रिया को डराया जा सके। रूसी न्यूज़ एजेंसी तास ने एसवीआर के हवाले से लिखा कि ब्रुसेल्स और अमेरिका मोल्दोवा को हर हाल में अपने साथ रखना चाहते हैं, चाहे उसके लिए फौजी कार्रवाई ही क्यों न करनी पड़े। एजेंसी का कहना है कि फ़िलहाल रोमानिया में मोल्दोवा की सरहद के करीब नेटो मुल्कों की फ़ौजी जमात इकट्ठा की जा रही है। हकीकत यह है कि मोल्दोवा की हुकूमत खुले तौर पर यूरोपीय यूनियन की तरफ झुकाव रखती है और रूस की यूक्रेन पर जंग की मुखालिफ भी रही है। रूस हमेशा की तरह हर कदम पर वेस्ट को रस्फोफोबिक पॉलिसी अपनाने वाला कहता है। सवाल यह है कि क्या वाकई नेटो मोल्दोवा में कदम रखने जा रहा है या फिर ये रूस की सियासी बयानबाजी है। स्वीडन के हुल्सफ्रेड में मंगल की रात एक मस्जिद पूरी तरह से आग में जलकर खाक हो गई। पुलिस ने इसे सस्पिशियस आगजनी बताते हुए जांच शुरू कर दी है। ये इमारत पहले चर्च हुआ करती थी, जिसे बाद में मस्जिद में बदल दिया गया था। आग देर रात लगी और कुछ ही देर में पूरी इमारत को अपने आगोश में ले लिया। आग कैसे लगी अभी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है, लेकिन इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई और अब इसे किसी भी काम के लिए
استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لوکل مسلمانوں کے لیے یہ ایک اہم مذہبی مقام تھا جو فی الحال اب خاک میں بدل گیا ہے۔ آج خبریں اتنے ہی۔ امید کرتا ہوں یہ بلیٹن آپ کو ٹھیک ٹھاک لگا ہوگا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔